हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम वाले मोदी सर। तो आज हम आपके लिए लाए हैं इग्नू असाइनमेंट, जिसमें कि एमएससी फिजिक्स की असाइनमेंट्स रहती है। इससे पहले हमने एक असाइनमेंट्स कवर कर ली है। हमने कंप्यूटेशनल फिजिक्स की असाइनमेंट कवर की थी। आज हम सॉल्व करेंगे कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। ये यहाँ पे सेमेस्टर थर्ड की असाइनमेंट रहने वाली है। MPH 12 इसका कोड है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें, इसमें अगर देखें हम क्वेश्चन नंबर 1 का ए आप देख सकते हैं यहाँ पे। अ मेटेलिक एलिमेंट हैज अ डेंसिटी ऑफ 7.15 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, अ लैटिस कांस्टेंट ऑफ 2.880 एंगस्ट्रम एंड एन एटॉमिक वेट ऑफ 51.9961. Calculate the number of atoms per unit cell of this element and predict its lattice crystal structure. आपने कुछ नहीं करना है, इसमें लेटिस कांस्टेंट दिया है आपको, डेंसिटी दे रखी है, आपने नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैलकुलेट करने हैं और प्रिडिक्ट करना है उस नंबर ऑफ एटम के हिसाब से कि ये जो लेटिस स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा बनेगा, कैसा होगा, BCC होगा, SCC होगा या फिर दूसरा कोई लेटिस स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो अगर इसका हम सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव गिवन दैट डेंसिटी कितनी दी है 7.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और लेटिस कांस्टेंट को हम एज लेंथ भी बोलते हैं, कितनी दी है आपके पास 2.880 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो जो ये एज लेंथ है इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटिस कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें एटॉमिक वेट भी दे रखा है, कितना दिया है 51.9961 ग्राम। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करें हम इसमें, तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम किसी भी यूनिट सेल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो ये ए क्यूब हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो लेटिस कांस्टेंट है क्या दिया है, ए दे रखा है मेरे पास। ठीक है, तो अगर आप इसको पुट करोगे, सबसे पहले ए किसमें दिया था मेरे पास 2.880 एंगस्ट्रम दिया था। सबसे पहले इसको अगर कन्वर्ट करेंगे हम, सबसे पहले अगर हम इसको कन्वर्ट करें एंगस्ट्रम को सेंटीमीटर में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ए क्या है, ए क्या है मेरे पास लेटिस कांस्टेंट है या एज लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ए क्यूब यहाँ पे निकालोगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, कितना है 23.88 इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम आ चुका है। अब क्या करना है आपने, यहाँ से आप नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास डेंसिटी, जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट सेल कैलकुलेट करने का, यहाँ पे डेंसिटी बराबर होती है नंबर ऑफ एटम इंटू एटॉमिक वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, गिवन हमारे पास डेंसिटी दे रखी है 7.15 ग्राम, एटॉमिक वेट भी दे रखा है हमारे पास, एंड अब वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया है, कितना आया था हमारे पास 23.88 इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब क्या है, लेट सपोज नंबर ऑफ एटम क्या ले लिया हमने, एक्स मान लिया हमने। ठीक है, हमने नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल ही निकालने हैं, तो हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया इसको। ठीक है, तो आप अगर आगे देखोगे इसी फॉर्मूले में अगर आप पुट करोगे, डेंसिटी मैंने पुट कर दी है, उसके बाद नंबर ऑफ एटम थे यहाँ पे, डेंसिटी भी पुट कर दी है, उसके बाद नंबर ऑफ एटम को मैंने एक्स माना है, उसके बाद आपने एटॉमिक मास पुट कर दिया, उसके बाद हमने वॉल्यूम कर दिया यूनिट सेल का, उसके बाद एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको आप कैलकुलेट करोगे, लास्ट में साइंटिफिक कैलकुलेटर से यूज करना है, तो आपके पास जो नंबर ऑफ एटम है ये अप्रोक्सीमेट आ जाएंगे आपके पास किसके बराबर, 2 के बराबर। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने आएंगे, इसके पास 2 आएंगे। ठीक है, अब आपने देखना है कि प्रिडिक्ट करना है इसका कि लेटिस क्रिस्टल क्या होगा इसका। तो आप देख सकते हो जिसमें नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं वो कैसा होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है वो। ठीक है, तो यहाँ से आप ये चीज भी देख सकते हो कि इसमें क्या है, 2 है मेरे पास, तो ये कौन सा होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। क्यों? क्योंकि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ एटम कितने आते हैं, 2 आते हैं मेरे पास। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का भी। इसमें क्या बोला है, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव सेल इन द रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव सेल इन अ डायरेक्ट लैटिस। इसमें सिंपल बोला है कि जो वॉल्यूम होगा प्रिमिटिव सेल का किसमें, रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल किसमें, डायरेक्ट लैटिस में। ये आपने शो करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आंसर, द प्रिमिटिव सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट सेल in a crystal lattice that contain exactly one lattice point. In a primitive cell, lattice point are only located at the corner of the cell. A primitive cell is also known as simple cubic cell, ठीक है। जो प्रिमिटिव सेल को आप सिंपल क्यूबिक सेल भी बोल सकते हो, जो यहाँ पे डायग्राम बना है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव सेल बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, प्रिमिटिव सेल भी बोल सकते हैं या सिंपल क्यूबिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिखा है ये चीजें, अब यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, सिंपल चीजें आपने याद रखना है, द प्रिमिटिव सेल और यूनिट सेल ऑफ अ सिंपल क्यूबिक सिस्टम इन डायरेक्ट लैटिस हैज अ एज लेंथ ऑफ ए। इसकी मैंने एज लेंथ मान ली ए, दस द वॉल्यूम ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, ए की, किसी भी यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं रेसिप्रोकल लैटिस में बात करूं, द यूनिट सेल एज लेंथ इज, अब रखना आपने ध्यान, ये याद रखना है ये चीज, जो तो डायरेक्ट में है, डायरेक्ट लैटिस में क्या होता है, वॉल्यूम ए क्यूब होता है मेरे पास। लेकिन अगर रेसिप्रोकल मतलब उल्टे लैटिस की बात करूं तो इसकी जो एज लेंथ हो जाती है क्या हो जाती है मेरे पास, 2 पाई अपॉन ए हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा मेरे पास, ए क्यूब है, एज लेंथ कितनी है इसकी, 2 पाई अपॉन ए। अब ए की जगह 2 पाई अपॉन ए पुट कर दूंगा तो मेरे पास इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो वॉल्यूम जब इसका मैं क्यूब करूंगा तो कितना आएगा, 8 पाई क्यूब अपॉन ए का क्यूब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये शो हो चुका है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहाँ पे इस इक्वेशन क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, ए क्यूब क्या आएगा, यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है। तो सिंपल हम बोल सकते हैं, सो द वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव सेल इन द रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव सेल इन द डायरेक्ट लैटिस, ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ये हमने कंप्लीट कर लिया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरे पास हो गया था कंप्लीट, कितना आया था, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव सेल इन द डायरेक्ट लैटिस, ठीक है। तो ये मेरे पास कंप्लीट हो गया है। अब मेरे पास जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट है, यहाँ पे बोल रहा है, एट व्हाट एंगल विल अ डाइफ्रैक्टेड बीम एमर्ज फ्रॉम द 110 प्लेन्स ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ यूनिट सेल लेंथ 0.6 नैनोमीटर, assume diffraction occurs in the first order and that the X-ray wavelength is 0.154 नैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक प्लेन दे रखा है जहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 दिया है, y कोऑर्डिनेट भी 1 दिया है और z कोऑर्डिनेट भी कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। यहाँ पे प्लेन दे रखे हैं आपको, ठीक है। और क्यूबिक क्रिस्टल दिया है हमारे पास, जहाँ पे यूनिट सेल की जो मेरे पास लेंथ दी है, कितनी दी है, 0.6 नैनोमीटर। अब इसने एज्यूम करने को बोला है कि जो डाइफ्रैक्शन है वो किस में हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर में हो रहा है, ठीक है। एंड द एक्स रे की जो वेवलेंथ दे रखी है इसने कितनी दी है, 0.154 नैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो चीजें गिवन है वही चीजें लिखी है। यहाँ पे 110 प्लेन है, ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल है मेरे पास, ठीक है, और जिसकी लेंथ 0.6 नैनोमीटर दे रखी है। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अब इस फॉर्मूले में सबसे पहले निकालना पड़ता है इंटरचेंज डिस्टेंस। जो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरचेंज डिस्टेंस होगा किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल का, वो सबसे पहले निकालना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर एच के एल बराबर है ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एच एल स्क्वायर। और जहां पे एच क्या है, जहां पे एच बराबर है जो ये प्लेन दिया है 1 है, और मेरे पास के कितना है, के भी मेरे पास 1 है, और जो मेरे पास यहाँ पे एल है, एल कितना है मेरे पास 0 दिया है, ठीक है। ये जो प्लेन में दे रखा है मेरे पास ये चीजें, ये प्लेन दिया है, एच के एल क्या है यहाँ पे प्लेन है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू पुट करोगे, ए क्या है मेरे पास, एज लेंथ दी है मेरे पास, ठीक है। तो अगर मैं इस एज लेंथ को, ये तो नैनोमीटर में दी थी, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया और मैंने यही लिखा है यहाँ पे एच क्या है, के क्या है, एल क्या है मेरे पास, ठीक है। अब जब ये इस पूरे की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो उसके बाद जो आपके पास इंटरचेंज डिस्टेंस आएगा मेरे पास, लास्ट में कैलकुलेट करो अप्रोक्सीमेट, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो आपने जब इंटरचेंज डिस्टेंस भी निकाल लिया, अब क्या निकालना है आपने, एनर्जी निकालनी है एक्सरे बीम की, ठीक है। और इस एनर्जी वेवलेंथ क्या है, 0.154 नैनोमीटर है, ठीक है। अब एनर्जी निकालोगे किसी भी एक्सरे की तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वेवलेंथ ये दे रखी है मेरे पास, नैनोमीटर में थी, अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें,
मीटर में कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है। अब आपने डी ब्रोगली की इक्वेशन पढ़ी होगी, ई बराबर है एच सी अपॉन लेमडा। एनर्जी यहाँ से निकलती है, जहाँ पे एच क्या है, एच एक मेरे पास प्लैंक्स कांस्टेंट होता था, ठीक है। एच की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे डाल दी है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और वेवलेंथ मैंने डाल दिया है। तो यहाँ से आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, लास्ट में कितनी आ गई मेरे पास, ये आ गई यहाँ पे एनर्जी, ठीक है। अब अगर आप जूल में आइए, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है किसके, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। यहाँ से 1 जूल कितना आएगा, 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपके पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है। जब आप 1 जूल की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आपके पास जो एनर्जी आएगी लास्ट में, ये आ जाएगी यहाँ पे 8.06064935 इंटू 10 की पावर माइनस 53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, कंडीशन यूज करनी है डाइफ्रैक्शन मैक्सिमा की, ठीक है। अब कहीं पे भी जब डाइफ्रैक्शन मैक्सिमा होता है मेरे पास, तो वहां पे जो फॉर्मूला होता है 2d साइन थीटा एन लैम्डा, जहां पे d क्या है, d तो इंटरचेंज डिस्टेंस है, और थीटा क्या है, थीटा एंगल है, डाइफ्रैक्शन के बीच में एंगल है। एन क्या है मेरे पास, एन ऑर्डर है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, लैम्डा मेरे पास वेवलेंथ है, ठीक है। साइन थीटा क्या है, एंगल है मेरे पास। तो उसने अब मेरे को क्वेश्चन में दिया था, गिवन क्या था, फर्स्ट ऑर्डर दिया था, मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसमें अगर मैं 1 वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास साइन थीटा कितना आएगा, लैम्डा अपॉन 2d, और मैंने यही एंगल निकालना है, एंगल ही बोला है उसने क्वेश्चन में निकालने के लिए, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू जो मैंने निकाला था, वेवलेंथ की वैल्यू पुट कर देंगे, डी की वैल्यू जो इंटरचेंज डिस्टेंस निकाला है वो वैल्यू पुट कर देंगे। जब आप वो वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो आपके पास लास्ट में ये चीज आ जाएगी। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे लास्ट में नीचे, तो आपके पास एंगल आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए 5.739843 इंटू 10 की पावर माइनस 30, ठीक है। ये एंगल आ जाएगा आपके पास। तो आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे, ये कैलकुलेटर से आपने सारी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं जरा सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, इफ द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज यू आर इज इक्वल टू माइनस के अल्फा अपॉन आर प्लस बीटा अपॉन आर की पावर 8, calculate the intermolecular distance at which the potential energy is a minimum, show that in the stable configuration the energy of attraction is 8 times the energy of repulsion। कुछ नहीं है इसमें, इसने पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दे रखा है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या निकालना है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। कहाँ पे निकालना है, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। और इसने लास्ट में क्या बोला है, शो दैट जब स्टेबल कॉन्फिगरेशन मतलब जो इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है, उस टाइम इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबल मतलब पोटेंशियल एनर्जी रिपल्शन और अट्रैक्शन बराबर हो जाएगी, ठीक है। और एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन इज 8 टाइम्स द एनर्जी ऑफ रिपल्शन, ये आपने शो करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ से आप शुरू करते हैं आंसर। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन मेरे को ये दिया है, अल्फा क्या है, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन टर्म है, बीटा क्या है, रिपल्सिव इंटरेक्शन टर्म है, और आर क्या है, इंटरमोलिकुलर। तो इसी आर को आपने निकालना है, ठीक है। तो जब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस निकालना है कहाँ पे, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपके पास, मिनिमम आएगी, ठीक है। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आएगी तो मेरे पास क्या है, कंडीशन क्या होगी मिनिमम की, कि डी यू अपॉन डी आर बराबर 0 होगा। यही मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन है, ठीक है। तो आपके पास जो फंक्शन दिया था यू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, डी आर के, ठीक है। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे इसको तो बराबर 0 क्या आ जाएगा, डी बाई डी आर। यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करोगे इसको 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, बन जाएगा ये डिफरेंशिएट करके, यहाँ पे ये आ जाएगा। आर स्क्वायर कैसे बना, आपने प्लस वन प्लस टू में डिफरेंशिएशन पढ़ी है। इस आर को माइनस अल्फा तो कांस्टेंट है, ठीक है, अल्फा तो कांस्टेंट है, तो माइनस अल्फा तो बाहर आ जाएगा, आर है ये ऊपर जाएगा, तो आर की पावर -1 होगा। जब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आर की पावर -1 अब, और क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस के 1, माइनस पहले नीचे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर की पावर -1 क्या बन जाएगा मेरे पास, आर की पावर -2 बन जाएगा, ठीक है। अभी अपॉन में आएगा तो आर की पावर 2, ये आ गया यहाँ पे, आप कर सकते हो यहाँ पे, ये इसका डिफरेंशिएशन होके आ गई है मेरे पास वैल्यू, ठीक है। आर अपॉन 8 की भी ऐसे ही करोगे, ऊपर ले जाओगे आर की पावर -8 आएगा, फिर -8 आएगा तो ये माइनस का साइन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंशिएशन आपको आती होगी, प्लस वन प्लस टू में आप लोगों ने पढ़ रखी है डिफरेंशिएशन, आप एमएससी कर रहे हो तो आई थिंक ये चीजें तो आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होगी इसके बारे में, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये आ गया था मेरे पास, तो ये बराबर 0 के है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अल्फा 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस के 8 बीटा 1 अपॉन आर की पावर 9, तो यहाँ से अगर इस टर्म को परे ले जाओगे आप, इस वाली टर्म को यहाँ पे इसको परे ले जाओगे तो नेगेटिव परे को जाके पॉजिटिव की हो जाएगी। तो यहाँ से अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, अल्फा
अब ये वाला ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे अल्फा आर की पावर 9 और 8 बीटा आर स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करो, आर की टर्म एक साइड रहने दो, बाकी वाली टर्म एक साइड रहने दो। तो आर की पावर 9 था, आर स्क्वायर इसके अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 8 बीटा अपॉन अल्फा बचेगा। अब ये 9 से 2 कट गया तो आर की पावर 7 बचेगा, 8 बीटा अपॉन अल्फा आ गया। तो यहाँ से जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा मेरे पास, 8 बीटा अपॉन अल्फा की पावर 1/7, जब आप इस का पर 7 की पावर पर ले जाओगे, ठीक है। तो आपने इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब एक पार्ट तो आपका सॉल्व हो गया है। अब आपने क्या निकालना है, शो करना है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन इज 8 टाइम्स द एनर्जी ऑफ रिपल्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो आर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा मेरे पास। तो सो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव एनर्जी क्या आएगी मेरे पास, तो देखना है यहाँ पे अट्रैक्टिव एनर्जी क्या है मेरे पास, जो फंक्शन दिया था अल्फा वाला मेरे पास अट्रैक्टिव वाला था और बीटा वाला क्या था मेरे पास, रिपल्सिव था, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो अट्रैक्टिव एनर्जी ये होगी मेरे पास और रिपल्सिव ये होगी मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है आपने, पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 3 एंड 4। जो आर मिनिमम की वैल्यू निकालनी है ना यहाँ पे, ये आर की ये पुट कर देनी है आपने, किसमें, 3 में भी करनी है और 4 में भी आपने करनी है, ठीक है। तो जब आप पुट करोगे यहाँ पे ये चीज आ जाएगी मेरे पास। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको ऊपर ले जाओगे यहाँ पे, फिर आपके पास ये चीज बन जाएगी यहाँ पे सॉल्व करने के बाद। बिल्कुल खुद करना है आपने सॉल्व, ऊपर पावर नीचे ये कैलकुलेशन है छोटी मोटी, ठीक है। उसके बाद आप ये तो अट्रैक्टिव वाली आ गई, फिर आप जब रिपल्सिव में डालोगे फिर भी यही चीज आ जाएगी आपके पास, बीटा आ जाएगा, अल्फा अपॉन 8 की पावर 7 आ जाएगी। फिर यहाँ से अट्रैक्टिव, अब क्या निकालना है आपने, आपने शो करना है कि जो अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी है वो 8 टाइम रिपल्सिव की है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या निकाली थी, यहाँ पे ये जो मेरे पास आई थी ये अट्रैक्टिव आई है 5th इक्वेशन और ये रिपल्सिव आई है 6th इक्वेशन। अब इनको डिवाइड कर दूंगा अट्रैक्टिव अपॉन रिपल्सिव। जब इनको डिवाइड करूंगा तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे देखो ये बेस सेम है और डिवाइड में तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये चीज आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस के 7/7, तो मेरे पास क्या आएगा, अल्फा अपॉन बीटा और यहाँ पे अल्फा अपॉन 8 बीटा का इनवर्स बनेगा, ठीक है। अब इनवर्स है तो अपॉन में आ जाएगी चीज यहाँ पे, ठीक है। तो अपॉन में आएगी चीज, जब यहाँ पे अल्फा अपॉन बीटा, अब 8 बीटा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया और एक बीटा से बीटा कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास, 8 बचा। अब यू रिपल्सिव पर जाएगा तो यू अट्रैक्टिव 8 टाइम्स ऑफ रिपल्सिव। तो आपने ये चीज भी प्रूफ कर ली है। तो यहाँ से आ गया मेरे पास सॉल्यूशन की जो यू अट्रैक्टिव इज 8 टाइम्स द यू रिपल्सिव एट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये चीज। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का बी, इसमें क्या बोला है, डिबाई टेम्परेचर फॉर डायमंड इज 2230 केल्विन, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल लेटिस वाइब्रेशन इन डायमंड एंड इट्स मोलर हीट कैपेसिटी एट 20 केल्विन। इसमें क्या बोला है कि डिबाई टेम्परेचर दिया है डायमंड का, कितना दिया है, 2230 केल्विन। अब इसमें कैलकुलेट करना है आपने, क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल लेटिस वाइब्रेशन इन डायमंड, और क्या कैलकुलेट करना है आपने, मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है, कहाँ पे, 20 केल्विन में। तो यहाँ पे अगर इसका हम सॉल्यूशन देखें तो हमारे को एक रिलेशन पता है कि इसके बीच का, मेरे पास जो रिलेशन है कि वी नो दैट द रिलेशन, ये जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, जो डिबाई फ्रीक्वेंसी है, डिबाई फ्रीक्वेंसी बराबर है ये वाला रिलेशन, यहाँ पे जो ये क्या है, ये डिबाई फ्रीक्वेंसी बराबर है के बी टी डी अपॉन एच, जहाँ पे जो मेरे पास ये है, ये जो डी है ये क्या है, डिबाई फ्रीक्वेंसी है, और मेरे पास यहाँ पे जो के बी है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी डी क्या है मेरे पास, डिबाई टेम्परेचर है, ठीक है। आप लोग समझ सकते हो ये जो यहाँ पे ये जो न्यू डी है इसको बोलते हैं डिबाई फ्रीक्वेंसी, ये वाला जो ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारे को पता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे जो सारी वैल्यूज हमको दी है, जो डिबाई टेम्परेचर है कितना दिया है, 2230 केल्विन, के बी की वैल्यू हमारे को पता है 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन, और एच क्या है मेरे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है 6.62 इंटू 10 की पावर -34, ठीक है। अब अगर ये वाली सारी की सारी वैल्यू हम इसमें पुट करें तो जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आती है, जो मेरे पास डिबाई फ्रीक्वेंसी आती है, आप लोग जब ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो इसके बाद जब आप कैलकुलेट साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करोगे तो लास्ट में आपके पास जो डिबाई फ्रीक्वेंसी है कितनी आती है मेरे पास, यहाँ से आपके पास जो डिबाई फ्रीक्वेंसी आएगी मेरे पास कितनी आएगी,
यहाँ से आपके पास जो डिबाई फ्रीक्वेंसी आती है मेरे पास कितनी आती है 464.8640 इंटू 10⁻11। ठीक है, ये यहाँ पे। और उसके बाद अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो कितना आएगा आपके पास 4.64 इंटू 10⁻13 पर सेकेंड। ये आपके पास डिबाई फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब निकालनी है आपने, क्या निकालनी है, मोलर हीट कैपेसिटी, जो इसने पूछा है इसमें। ठीक है, अब आप अगर मोलर हीट कैपेसिटी निकालोगे तो आपने एक चीज याद रखनी है, नोट करना है कि जो टेम्परेचर है वो लेस देन होना चाहिए किसके, डिवाई टेम्परेचर के, तभी आप क्या है, ये इसकी कंडीशन है मोलर हीट कैपेसिटी को निकालने की। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला देखें यहाँ से निकालने के लिए, ये जो CV से डिनोट है, ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये क्या होता है मेरे पास 12π⁴/5 NA/kBT/TD का क्यूब। ये यहाँ पे फॉर्मूला होता है, जहाँ पे Na क्या है, Na है मेरे पास एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करूं मैं, तो यहाँ पे अगर मेरे पास क्या आता है, मेरे पास 12 है और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 का 4 इंटू Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, इसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23 और मल्टीप्लाई में जो मेरे पास यहाँ पे केबी है, केबी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻23। यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यू। और मेरे पास नॉर्मल टेम्परेचर कितना बोला है इसने, 20 केल्विन बोला है। ठीक है, और ये जो टी की वैल्यू यहाँ पे 20 केल्विन पे निकालने को बोली है इसने, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, और टीडी हमको दे रखा है कितना है 2230 केल्विन। ठीक है, तो इसमें सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो लास्ट में जो मेरे पास कैलकुलेशन आएगी, लास्ट में जो मेरे पास मोलर हीट कैपेसिटी आती है, कितनी आती है मेरे पास 1.3982 इंटू 10⁻³ जूल पर केल्विन पर मोल। तो इसका सॉल्यूशन हो गया। हमने दोनों चीजें निकाल दी इसमें, क्या, एक तो मोलर हीट कैपेसिटी निकाल दी और एक क्या निकाला है हमने, इसमें क्या निकाला है, एक निकाला है हमने डिबाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं जरा तीसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है। ये क्या बोलता है कि मेटेलिक सोडियम इज मोनोवेलेंट एंड क्रिस्टलाइजेज इन अ BCC स्ट्रक्चर with a lattice constant of 4.25 angstrom. Calculate the number density of conduction electron and the Fermi energy at 0 Kelvin. आपने क्या निकालना है, नंबर डेंसिटी निकालनी है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की, और आपने फर्मी एनर्जी निकालनी है कहाँ पे, 0 केल्विन पे। ठीक है, आपके पास मेटेलिक सोडियम दिया है मोनोवेलेंट और क्रिस्टलाइज है किसमें, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, जिसका लेटिस कांस्टेंट इसने कितना दिया है 4.25 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर स्टेप 1 की बात करें हम, सबसे पहले हमारे को निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो अगर BCC स्ट्रक्चर की बात करूं, इसने लेटिस कांस्टेंट कितना दिया है मेरे पास 4.25 एंगस्ट्रॉम दिया है। ठीक है, तो यही एज लेंथ हो जाएगी मेरे पास। ठीक है, जो लेटिस कांस्टेंट दिया होता है इसी को हम एज लेंथ भी बोलते हैं किसी भी क्यूबिक सेल की। ठीक है, किसी भी सेल की जो मेरे पास लेटिस कांस्टेंट दिया होता है इसी को हम एज लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू ये हो जाएगी मेरे पास, और जो वॉल्यूम क्या होता है मेरे पास, वॉल्यूम हो जाता है ए का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं, ये तो एंगस्ट्रम में दी थी, और 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर था 10⁻10 मीटर के। अगर इसको मैं सेंटीमीटर में बदलूं तो कितना, 1 मीटर किसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के होता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो ये है, ये सेंटीमीटर में आ जाएगी वैल्यू मेरे पास कितनी 4.25 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे को पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी यूनिट सेल का वॉल्यूम बराबर होता है ए का क्यूब, मतलब एज लेंथ का क्यूब। ठीक है, तो अगर मैं इसका क्यूब करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लास्ट में वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास 7.67652625 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया है। अब क्या निकालते हैं हम, अब जो इसने पूछा है क्वेश्चन में, नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर डेंसिटी आपको पता होना चाहिए कि वी नो दैट इन अ BCC लैटिस देयर आर 2 एटम्स पर यूनिट सेल। जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर में, इसमें 2 एटम होते हैं, कहाँ पे 2 एटम होते हैं किसमें, पर यूनिट सेल में। ठीक है, कहाँ पे, 1 एट ईच कॉर्नर एंड 1 एट द बॉडी सेंटर। एक सारे कॉर्नर पे होता है एक एक, और एक होता है इसके बॉडी के सेंटर में। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट करनी है। अब नंबर डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है, ये देख सकते हो आपने, ये फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द
यूनिट सेल, यहाँ से हम नंबर डेंसिटी निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट करूं चीजें, नंबर ऑफ एटम कितने हैं मेरे पास, 2 एटम है यूनिट सेल में, और मैंने वॉल्यूम ऊपर कैलकुलेट कर रखा है मैंने ये वाला, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, 2 को डिवाइड, तो मेरे पास लास्ट में क्या आ जाएगा, मेरे पास 0.26053327 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से जो नंबर डेंसिटी आ गई, कितनी आ गई मेरे पास नंबर डेंसिटी, ये आ गई मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट, अगर इसको राउंड ऑफ करूं तो कितना आएगा मेरे पास, ये 2.60533327 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने अब यहाँ पे नंबर डेंसिटी कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। अब हमने फर्मी एनर्जी निकालनी है, कहाँ पे, 0 केल्विन पे, ठीक है। अब फर्मी एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है मेरे पास ये, EF से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन F से फर्मी एनर्जी को, बराबर है प्लैंक कांस्टेंट का स्क्वायर KF का स्क्वायर अपॉन 2m, जहाँ पे KF क्या है, फर्मी वेव वेक्टर है, और m क्या है मेरे पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, h क्या है मेरे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट 1.054 इंटू 10⁻31, ठीक है। आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब मोनोवैलेंट BCC स्ट्रक्चर के लिए जो KF है, KF क्या है मेरे पास, फर्मी वेव वेक्टर, वो बराबर किसके होता है, 3π² इसकी 1/3, ये होता है मेरे पास, ये आपने याद रखना है, ठीक है। फर्मी मोनोवैलेंट BCC के लिए, क्योंकि इसने मोनोवैलेंट ही दिया है मेरे पास, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास फर्मी एनर्जी बराबर है h² 3π² की 1/3 इसका पूरे का स्क्वायर अपॉन में 2m, जब आप पुट करोगे इसमें KF की वैल्यू जब आप ऊपर डालोगे, ठीक है। अब आपने पुट कर ली सारी चीजें। अब यहाँ से क्या है, h² अपॉन 2m, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2m है ना आपस में नीचे। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2/3 हो जाएगा अंदर जाके, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास 2/3, ठीक है। अब h की वैल्यू कितनी होती है, 1.054 इंटू 10⁻31, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है मेरे पास, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, ठीक है। और 10⁻31 ये किलोग्राम में होता है, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, हमने नंबर डेंसिटी ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, जो कितनी है, इतनी आई थी मेरे पास, ठीक है। अब क्या है, आपने इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है वैल्यू सारी की सारी, नंबर डेंसिटी की भी, और आपने h की वैल्यू भी, m की वैल्यू भी, सारी वैल्यू डाल देनी है आपने इसमें, ठीक है। अब h की वैल्यू भी डाल दोगे यहाँ पे, ठीक है। इधर आपने h की वैल्यू भी डाल दी, और 2 इंटू मास भी डाल दिया इलेक्ट्रॉन का, 3π² है, और नंबर डेंसिटी हमने निकाला था ऊपर n कितना आया था मेरे पास, 2.60533327 इंटू 10⁻22, और इसके ब्रैकेट में कितनी पावर है, 2/3, ठीक है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करोगे इस टर्म को, उसके बाद आपके पास जो आंसर आने वाला है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपने कैलकुलेट करना है इस चीज को, कितना आएगा, जो मेरे पास फर्मी एनर्जी आएगी वो आएगी 1.3966 इंटू 10⁻36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपके पास एनर्जी आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब ये भी कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का बी, फॉर अ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन 2 डायमेंशन ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द नंबर डेंसिटी एंड द फर्मी वेव वेक्टर, ठीक है। आपने रिलेशन निकालना है किसका, नंबर डेंसिटी के बीच और फर्मी वेव वेक्टर के बीच, किसके लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस की, कितने, 2 डायमेंशन में, ठीक है। तो हमारे को पता है फर्मी एनर्जी कितनी होती है मेरे पास, ये फॉर्मूला होता है फर्मी एनर्जी का, ठीक है। और उसके बाद अगर आप 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, मतलब आप जो मेरे पास एक्सिस होती है, कितनी होती है मेरे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 डायमेंशन में ये चीज होती है। अब 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूं, मतलब मैं एक्स और वाई की बात कर रहा हूं, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं 2 डायमेंशन की बात करूं यहाँ पे, तो मेरे पास KF फर्मी वेक्टर हो जाएगा, और इसी फर्मी वेक्टर को क्या बोलते हैं, रेडियस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा मेरे पास, 2 डायमेंशन की बात है तो KF² बराबर हो जाएगा मेरे पास KX² प्लस KY², ठीक है। जहां पे KF बराबर होता है, किसके बराबर होता है मेरे पास, n π/L, आपने ये चीज भी याद रखनी है, ठीक है। अभी जो डायग्राम बनाया है यहाँ पे, ये y एक्सिस की तरफ भी है, x एक्सिस की तरफ भी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप गैप देखोगे, इसमें n बराबर किसके होता है मेरे पास, 1, 2 और 3 के, ये जो बाहर वाली चीज है इसको बोलते हैं बेटा फर्मी सरफेस, ठीक है। तो यहाँ से आपने एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया क्या होता है मेरे पास, ये जो अंदर है यूनिट सेल, ये वाली यूनिट सेल है, ठीक है। अंदर मेरे पास इस फर्मी सरफेस के अंदर ही मेरे पास यूनिट सेल होगी। तो एरिया क्या होता है, किसी भी यूनिट सेल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करोगे तो लेंथ में इधर को जा रहे हो आप, ये मेरे पास लेंथ है यहाँ पे, ठीक है, और ये ऊपर वाली क्या है मेरे पास, ब्रेथ है।
तो पाई अपॉन एल एक्स इंटू पाई अपॉन एल वाई, ये बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर एल एक्स एल वाई। ठीक है, तो यहाँ से पाई स्क्वायर अपॉन इस एल एक्स एल वाई को मैं ए भी लिख सकता हूँ, ये एरिया आ गया मेरे पास। ठीक है, आप इतना कर सकते हो। और इसी के एफ को क्या बोलते हैं, इसी के एफ को रेडियस भी बोलते हैं। ये मतलब ये फर्मी सरफेस है ना, जो इसी के अंदर ये यूनिट सेल है, इसी के अंदर ये काम हो रहा है इसमें यूनिट सेल में। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो एरिया आ गया मेरे पास यूनिट सेल का। ठीक है, अब एरिया ऑफ ऑल ऑक्यूपाइड स्टेट, टोटल स्टेट जो जितनी है, ये तो मैंने एक स्टेट का निकाला है, ये तो इतनी एक स्टेट का निकाला है कि इसमें तो बहुत सारी स्टेट है ना, ये भी है, 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 तो इसमें बहुत सारी स्टेट है यहाँ पे। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर टोटल एरिया निकालना है 2D में, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एन एफ पाई स्क्वायर अपॉन ए। एन एफ क्या है मेरे पास, ये नंबर ऑफ फील्ड स्टेट है इसके अंदर, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा ना एन एफ से, क्योंकि जितनी फील्ड स्टेट है, टोटल फील्ड स्टेट का मेरे को एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसका एरिया निकाल दूंगा मेरे पास एन अपॉन 2 पाई स्क्वायर अपॉन है, जहाँ पे एन एफ बराबर क्या होता है, एन अपॉन 2। ये भी आपने याद रखना है यहाँ पे चीज, एन एफ बराबर नंबर ऑफ फील्ड किसके बराबर हो जाएगी, एन नंबर ऑफ यूनिट सेल अपॉन 2। ठीक है, तो इसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ ऑल ऑक्यूपाइड स्टेट। टोटल जो ऑक्यूपाइड स्टेट है, ये एक सर्कल की तरह बिहेव कर रहा है, देखो आप यहाँ पे, ये एक सर्कल की तरह, सर्कुलर की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सर्कल की तरह बिहेव करेगा, तो सर्कल का जो मेरे पास एरिया होगा ऑल ऑक्यूपाइड स्टेट का क्या होता है, ये 1 अपॉन, और ये वाला कैसा है, ये 1/4 पार्ट है किसका, एक सर्कल का 1/4 पार्ट है। तो 1/4 पार्ट को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और पाई आर स्क्वायर होता है ना, और आर एक वाई एक्सिस में जा रहे हैं, तो पाई इंटू के एफ स्क्वायर। ठीक है, के एफ स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास। अब इक्वेशन 4 ले ली मैंने, अब इक्वेशन 3 को और इक्वेट करूंगा मैं, क्योंकि दोनों साइड एरिया लिया है मैंने। 3 एंड 4 को अगर इक्वेट करता हूं, तो पिछले मेरे पास एन अपॉन 2 पाई स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 1/4 पाई के एफ स्क्वायर। अब इनको इक्वेट क्यों किया, कि दोनों साइड मैंने एरिया निकाला है, तो अगर दोनों साइड एरिया है आपके पास, तो आप इसको इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास जो के एफ स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, कितनी आएगी, 2n पाई अपॉन ए, जहाँ पे n क्या है, n तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट सेल, और ए क्या है, एरिया है आपके पास। तो नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एरिया, n बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एरिया, ये नंबर डेंसिटी है। सो इक्वेशन 5 बिकम, तो इक्वेशन 5 क्या बन जाएगी, जहाँ पे n अपॉन ए है ना इक्वेशन 5 में इधर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास n की n अपॉन ए की जगह क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, तो क्या बन गया, के एफ स्क्वायर बराबर 2n पाई। ठीक है, तो यहाँ से n बराबर कितना आएगा, के एफ स्क्वायर अपॉन 2 पाई। तो यही रिलेशन है मेरे पास किसके बीच में, नंबर डेंसिटी के बीच में और फर्मी वेव वेक्टर, जहाँ पे के एफ क्या है, फर्मी वेव वेक्टर है, तो ये वाला रिलेशन आ गया मेरे पास। ठीक है, तो इतना आप कैलकुलेट कर सकते थे, बिल्कुल ईजी वे में, स्टेप बाय स्टेप चलना है, कुछ नहीं है, बिल्कुल स्टेप पकड़ने में, स्टेप नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया मेरे पास क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सी, फॉर द एनर्जी डिस्पर्जन रिलेशन। ये मेरे पास एनर्जी दिया है एप्सिलॉन के एच स्क्वायर अपॉन 2 के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन m1 प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन m2। कैलकुलेट द इनवर्स मास टेंसर एंड द ग्रुप वेलोसिटी गिवन m1 इज इक्वल टू m2। आपने इनवर्स मास टेंसर निकालना है और ग्रुप वेलोसिटी निकालनी है, कहाँ पे, जहां पे m1 बराबर है 3m2 दे रखा है मेरे पास। ठीक है, अब यहां से अगर हम कैलकुलेट करें, तो मेरे पास एक रिलेशन होता है एनर्जी डिस्पर्जन रिलेशन, ये तो गिवन दिया है मेरे पास, कितना, जो गिवन दी है चीज वो हमने लिख ली है ये चीज। ठीक है, अब जो मेरे पास इनवर्स टेंसर को निकालने का फॉर्मूला, ये बराबर होता है 1/m स्टार बराबर है 1/h स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर ई एन के अपॉन डेल्टा के स्क्वायर, ये होता है। जहां पे जो मेरे पास 1/m स्टार क्या है, इसी को बोलते हैं हम इनवर्स मास टेंसर। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हमारे को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेल एप्सिलॉन के अपॉन डेल के एक्स, मतलब इसको एप्सिलॉन के को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू के एक्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, इसको यहाँ पे एप्सिलॉन के को इसको डिफरेंशिएट कर दूं मैं विद रिस्पेक्ट टू के एक्स के। ठीक है, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, तो बाहर तो एच स्क्वायर अपॉन 2 है, यहाँ पे के एक्स स्क्वायर है, तो 2 के एक्स अपॉन m1 बन जाएगा, के वाई का होगा नहीं डिफरेंशिएशन। ठीक है, ना के जेड का होगा, इनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो मेरे पास इसको डिफरेंशिएट करके कितना आया मेरे पास, एच स्क्वायर कितना आया मेरे पास, एच स्क्वायर के एक्स अपॉन m1। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए मेरे को इसका डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करूं, तो देखो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू के एक्स हट जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास, एच स्क्वायर अपॉन m1। तो ये चीज आ गई मेरे पास। ठीक है,
अब यहाँ से डेल ई के अपॉन डेल के वाई विद रिस्पेक्ट टू के वाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो के वाई में कितना आया मेरे पास, अब तीनों के लिए डिफरेंशिएट करना है आपने, के वाई के लिए भी और के जेड के लिए भी, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास डेल स्क्वायर वाला, इतना आएगा मेरे पास पोर्शन, ठीक है। इसको भी आप यहाँ पे अब के जेड के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास डेल स्क्वायर। अब आपने डिफरेंशिएट करना है डेल के एक्स और डेल के वाई के लिए, दोनों के लिए डिफरेंशिएट करना है। तो आप डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे डेल के एक्स बाहर ले लिया आपने, अंदर क्या बचेगा डेल ई के अपॉन डेल के वाई, और ये हमने निकाल रखा था ऊपर डिफरेंशिएट करके, देखो चेक कर सकते हो आप यहाँ पे कितना निकाला था यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे सिंपल डेल ई के अपॉन डेल के वाई कितना है एच स्क्वायर अपॉन एम वन और कितना है के वाई। तो यहाँ पे पुट कर दी ये चीज, ठीक है, यहाँ पे इधर पुट कर दी ये चीज, तो मेरे पास कितना आएगा, ये चीज आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब डेल बाय डेल के एक्स, इसमें डेल के एक्स तो नहीं, तो इसका डिफरेंशिएट कितना आएगा, 0 आ जाएगा मेरे पास। वैसे ही आप अब पहले आपने एक्स वाई के लिए किया, पहले आपने विद रिस्पेक्ट टू किसके किया, एक्स वाई के लिए किया, फिर आप किसके लिए करोगे, वाई एक्स के लिए करोगे, फिर आप किसके लिए करोगे, एक्स जेड के लिए करोगे, तीनों के लिए डिफरेंशिएट करना है आपने। तो तीनों के लिए जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो इनकी वैल्यू 0 0 ही आने वाली है, ठीक है, जब तीनों के लिए आप डिफरेंशिएट करोगे इसको, ठीक है। अब आपने ये चीज कर ली है, ठीक है, डिफरेंशिएट कर लिया आपने। अब इसके बाद जो इनवर्स मास टेंसर मैट्रिक्स है, तो क्या बन जाएगा जब आप इक्वेशन 2 को यूज करोगे, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एम स्टार 1 अपॉन एच स्क्वायर, तो बाहर है, ठीक है। यहाँ पे देखना आपने फॉर्मूला इसका 1 अपॉन एच स्क्वायर तो बाहर है, बाकी ये वाली टर्म जो यहाँ पे ई एन के वाली, ये पुट करनी है आपने मैट्रिक्स में। तो इसका क्या मैट्रिक्स बन जाएगा, सबसे पहले मेरे पास जो यहाँ पे डेल स्क्वायर ई के ओवर डेल के एक्स स्क्वायर में मेरे पास एच स्क्वायर अपॉन एम वन आया था, बाकी ये इधर 0 0 आई थी मेरे पास, और वाई के लिए मेरे पास एच स्क्वायर अपॉन एम वन ही आया था, यहाँ पे भी एच स्क्वायर जेड के लिए आया था, बाकी चीजें जो एक्स वाई हो गया, वाई एक्स हो गया, जेड एक्स हो गया, ये चीजें सारी क्या आई थी मेरे पास 0 0 आई थी। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स बन गया है। अब इसके अंदर से मैं क्या ले सकता हूँ, एच स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं एच स्क्वायर बाहर कॉमन ले लूँ मैं यहाँ पे, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, अंदर क्या बचेगा मेरे पास 1 अपॉन एम वन 1 अपॉन एम वन 1 अपॉन एम टू, ठीक है। तो ये चीज बचेगी मेरे पास। अब इसने गिवन दिया था कि m1 बराबर हो गया 3m2 के, ठीक है। तो m1 बराबर होगा जहां जहां पे m1 वहां पे क्या पुट करेंगे, 3m2 पुट करेंगे। तो मेरे पास जहां जहां पे m1 है वहां पे क्या आ जाएगा, 3m2 आ जाएगा। तो मेरे पास ये आ गया, क्या आ गया मेरे पास, इनवर्स टेंसर मैट्रिक्स आ गया मेरे पास, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। अब ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं वी एन के बराबर है 1 अपॉन एच डाइवर्जेंस ऑफ के एप्साइल एन और ब्रैकेट में के, ये होता है फॉर्मूला इसका, ये आपने याद रखना है ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद ग्रुप वेलोसिटी में आप ये देखोगे यहाँ पे, जहां पे डाइवर्जेंस ऑफ के क्या होता है, ये आई यूनिट वेक्टर डेल ओवर डेल के एक्स प्लस जे यूनिट वेक्टर डेल ओवर डेल के वाई प्लस के यूनिट वेक्टर डेल ओवर डेल के जेड, ठीक है। अब इस इक्वेशन 5 को अगर आप पुट करोगे किसमें, इक्वेशन 4 में, और इक्वेशन 1 जो आपने निकाली थी उसको भी, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 1 को किसमें डालना है आपने, 4 में डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एच, ये वाली वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन 5 की, पुट कर दिया आपने। और आपके पास जो ये वाली टर्म है ई एन के, ये वाली टर्म ये कितनी दी थी, इसने गिवन दे रखी है, कितना दिया था मेरे पास इक्वेशन 1 में, ये चीज ये यहाँ पे दिया था मेरे पास, कितना दिया था, ये एच स्क्वायर अपॉन 2 के एक्स स्क्वायर प्लस के एफ स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन एम टू, और ये अपॉन में एम वन, ठीक है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करके बिल्कुल एक टर्म को एक के साथ, दूसरी टर्म को दूसरे के साथ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये चीज आ जाएगी। फिर ये यहाँ पे डेल के एक्स स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट, यहाँ इसके बाद अगर आप इस डिफरेंशिएट करोगे इसको, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये चीज आ जाएगी, कुछ कट जाएगा इसमें से, तो लास्ट में आपके पास क्या बचने वाला है, आपके पास बचेगा ये चीज एच के एक्स अपॉन एम वन आई यूनिट वेक्टर प्लस एच के वाई अपॉन एम वन जे यूनिट वेक्टर प्लस एच अपॉन एम टू के जेड के यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब आपको यहाँ से गिवन दिया था क्वेश्चन में कि m1 बराबर है 3m2, अब जहां जहां पे m1 वहां पे 3m2 पुट कर दो, आपके पास ग्रुप वेलोसिटी आ जाएगी। ये मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट ग्रुप वेलोसिटी आ गई है, ठीक है। तो आप लोग इतना सॉल्व कर सकते हो। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट में दिया है कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन इन अ बीसीसी लैटिस विद लैटिस कांस्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का डी है ये, लैटिस कांस्टेंट बी, शो दैट अ वेव फंक्शन ऑफ द फॉर्म
साइन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 पाई अपॉन बी एक्स प्लस वाई प्लस कॉस 2 पाई अपॉन बी वाई प्लस जेड प्लस कॉस 2 पाई अपॉन बी जेड प्लस एक्स सेटिस्फाई द ब्लॉस थ्योरम। जो ब्लॉस थ्योरम है, ये जो फंक्शन दिया है हमारे पास वेव फंक्शन, इसमें पता करना है आपको कि बीसीसी लेटिस्ट के लिए जो ब्लॉस थ्योरम है वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, अब इसको अगर आंसर देखें हम, तो यहाँ पे गिवन दैट अ वेव फंक्शन ऑफ द फॉर्म साइन एक्स वाई जेड, ये वेव फंक्शन लिख दिया जो हमको दे रखा है। इस वेव फंक्शन को साइन ऑफ आर भी बोलते हैं। आर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती है? एक्स एक्सिस की तरफ भी होती है, वाई एक्सिस की तरफ भी होती है, जेड एक्सिस की तरफ भी होती है। ठीक है, तो यहाँ से नाउ कंसीडर इलेक्ट्रॉन इन बीसी लेटिस विद लेटिस कांस्टेंट बी, द प्रिमिटिव लेटिस वेक्टर ऑफ द बीसीसी लेटिस आर। अब लेटिस कांस्टेंट बी दिया है तो प्रिमिटिव लेटिस वेक्टर क्या हो जाएगा? b1 बराबर है b अपॉन 2 माइनस के आई प्लस के जे प्लस के यूनिट वेक्टर। ठीक है, एक एक बारी सबको आपने माइनस लगाना है इसमें, एक एक बारी। यही होता है मेरे पास, क्या होता है? प्रिमिटिव लेटिस वेक्टर। ठीक है, तो b1 b2 आ जाएगा मेरे पास, b3 आ जाएगा। ये वाली इक्वेशन ले ली मैंने 1 2 3। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर दिया? फॉर ब्लॉस थ्योरम टू होल्ड वी मस्ट शो दिस। अब ब्लॉस थ्योरम अगर होल्ड कर रही है तो हमने ये शो करना होता है यहाँ पे, साइन आर प्लस b1 बराबर है साइन ऑफ आर, साइन आर प्लस b2 बराबर है साइन ऑफ आर, साइन आर प्लस b3 बराबर है साइन ऑफ आर। अगर इन तीनों में से एक भी शो हो गया, इसका मतलब है कि जो वेव फंक्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है ब्लॉस थ्योरम को। तो इन तीनों में से हम एक भी शो, आप कोई सा भी शो उठा सकते हो, ये वाला भी उठा सकते हो, ये वाला भी, ये वाला भी। ठीक है, तो मैं फर्स्ट उठा के चलता हूं, साइन आर प्लस b1 बराबर है 1 प्लस कॉस। अब जहां जहां पे b1 है, b1 की वैल्यू आपने डाल देनी है वहां पे। ठीक है, अब b1 में हमने निकाला था, क्या निकाला था? x प्लस वाई माइनस के b अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2, ये हमने निकाल रखा है यहाँ पे देख सकते हो आप। ये जो यहाँ पे निकाला था मैंने, इस यहाँ पे x प्लस वाई आई में, ये b1 में देखना है हमने, आई क्या है? नेगेटिव का है, माइनस का आई है, और प्लस का जे। आपने दो ही चीजें देखनी है यहाँ पे। तो माइनस का आई का मतलब है, इसमें क्या है? आई का, माइनस आई का मतलब है कि माइनस के b/2 है, और जे का मतलब है प्लस के b/2 है। ठीक है, तो आपने जहां जहां पे ये चीज थी मेरे पास, ये फंक्शन देख सकते हो आप, x प्लस वाई है ना यहाँ पे, तो मतलब x एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई होता है, और y एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे होता है मेरे पास। ठीक है, तो आप अगर उसमें पुट करोगे तो यहाँ पे x प्लस वाई के साथ माइनस के b/2 प्लस b/2। ठीक है, प्लस कॉस 2 पाई अपॉन बी। अब y और z है, अब y के लिए पहला ही फंक्शन देखना है आपने। y के लिए j यूनिट वेक्टर पॉजिटिव था तो प्लस के b/2, और z के लिए भी पॉजिटिव था तो प्लस के b/2। अब प्लस कॉस 2 पाई यहाँ पे देख सकते हैं आप अपॉन बी, z प्लस एक्स है। अब z के लिए भी जो मेरे पास ऊपर जो मैंने वेक्टर निकाला था b, वो पॉजिटिव था z के लिए। ठीक है, के यूनिट वेक्टर पॉजिटिव है तो b/2 आ जाएगा, और x के लिए नेगेटिव था माइनस का i, तो माइनस के b/2 आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी यहाँ पे। फिर उसके बाद आप सॉल्व करोगे नीचे जाके, मल्टीप्लाई करके सब कुछ 2b/b कैंसिल हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, आपके पास ये टर्म आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो cos 2 पाई का मतलब है 360, जो cos 360 प्लस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? cos थीटा के बराबर। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में चलेंगे ना, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो cos थीटा। अब यहाँ पे कहाँ पे लगेगा? ये देखो यहाँ पे cos 2 पाई तो ये है, और ये थीटा बन गया पूरा। तो cos 2 पाई प्लस थीटा किसके बराबर है? cos थीटा के बराबर। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? cos 2 पाई अपॉन बी वाई प्लस जेड। ठीक है, तो हमने लास्ट में ये शो कर दिया है, मेरे पास ये चीज आ गई वापिस। ठीक है, तो मैंने शो कर दिया है कि जो मेरे पास ये जो r प्लस b1 जो मैंने लिया था, ये बराबर किसके आ गया? साइन r के बराबर आ गया। तो मैंने एक प्रूफ कर लिया है, तो इसका मतलब ये क्या फंक्शन है? ब्लॉस थ्योरम को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो मैंने निकाला, मैंने लिया क्या था? मैंने ये वाला फंक्शन लिया था r प्लस b1, और b1 की वैल्यू पुट की थी जहां पे, जिधर आपने कुछ नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, जो b1 b2 जो आपने प्रिमिटिव लेटिस वेक्टर निकाले हैं ना, जहां पे x होगा वहां पे माइनस आई यूनिट वेक्टर है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस के b/2 ही तो बनेगा। ठीक है, और जहां पे j यूनिट वेक्टर है ना, उसकी जगह पहले वाला ही लिया था मैंने b1 वेक्टर। ठीक है, अब j यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्या बन जाएगा? प्लस के b/2 बन जाएगा, ये y के लिए था। ठीक है, और मेरे पास जो k यूनिट वेक्टर है, k यूनिट वेक्टर भी यहाँ पे पॉजिटिव है, देख सकते हो आप, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरे पास प्लस के b/2।
2, ठीक है। बस ये चीजें लेनी है, जहां पे x है वहां पे माइनस के b/2 आएगा, क्योंकि ये वाला b1 लिया है मैंने पहला वेक्टर, ठीक है। तो ये भी प्रूफ हो गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास लास्ट में क्या आ गया कि ये जो फंक्शन है, ये वेव फंक्शन, इन तीनों में से कोई सा भी एक प्रूफ कर सकते हैं आप। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इट कैन बी शोन दैट साइन आर प्लस b2 इक्वल टू साइन आर एंड साइन आर प्लस b3 इक्वल टू साइन आर। मतलब ये क्या वेव फंक्शन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है किसको, ब्लॉस थ्योरम को, ठीक है। अब इसका पार्ट बी डिस्कस करते हैं, जिसमें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड ऑफ अ सेमीकंडक्टर is 4 times the number at room temperature. Take the band gap energy to be 1.2 electron volt with EC minus EF is approximate to EG. EG क्या है, ये एनर्जी बैंड गैप है ये, ठीक है। अब इसने क्या है, इसमें जो दिया है गिवन क्या दिया है, बैंड एनर्जी गैप कितना दिया है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और रूम टेम्परेचर कितना होता है 300 केल्विन। Also given that number of electron in the conduction band of a semiconductor is 4 times at the room at the room temperature. इसमें बाकी दिया है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में सेमीकंडक्टर में, वो 4 गुना ज्यादा है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टेम्परेचर T2 वो 4 टाइम्स है कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे रूम टेम्परेचर पे T1 पे है, ठीक है। अब ये भी दे रखा है इसने, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1, ठीक है। और जहां पे जो NT1 है वो क्या है मेरे पास, NT1 क्या है मेरे पास, वो है मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट टेम्परेचर T1, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। नाउ वी फाइंड टेम्परेचर T2, यही हम इसने हमको फाइंड करने को बोला है, ठीक है। अब यहां से क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड ऑफ अ सेमीकंडक्टर फॉलोज द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या फॉलो करता है, इसमें यूज क्या होगा, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, NT इज इक्वल टू ई की पावर माइनस EG अपॉन 2 kBT, जहां पे KB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है मेरे पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। और इस KB की वैल्यू भी आपको पता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितनी होती है 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन, ठीक है। अब इसके बाद जो अगर इसको जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को है, इसको आप किसमें जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1 जूल किसके बराबर आएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब केबी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है मेरे पास, ठीक है। अब केबी बराबर क्या हो जाएगा 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23, और इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इस केबी की वैल्यू को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा किससे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से, तो ये बराबर आ जाएगा केबी मेरे पास कितना आएगा 0.8625 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन, ठीक है। अब इसको भी हमने बदल दिया। अब इसके बाद क्या है, हमको क्या निकालना है इसमें, नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 कौन सी थी आपके पास, आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वेशन 2 ये वाली यहाँ पे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम यूज करेंगे, ठीक है, और उनको क्या करेंगे आपस में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने टेम्परेचर निकालना है, हमने T2 निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टेम्परेचर T2 पे हमको निकालना है। तो NT2 अपॉन NT1 जब आप इसको डिवाइड करोगे तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जब इसको e की पावर माइनस EG अपॉन 2 KB T2 और e की पावर माइनस के EG अपॉन 2 KB T1, ठीक है, ये बराबर किसके है 4 टाइम्स है, 4 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हो, अब नॉट टेकिंग द नेचुरल लॉग, अब दोनों साइड अगर आप लॉग लोगे यहाँ पे तो आप लॉग में जो एक्सपोनेंशियल है वो कट जाएगा लॉग में, और मेरे पास ये चीज बचेगी यहाँ पे देख सकते हो आप, ये चीज बचेगी मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। और इस साइड ln4 आ जाएगा जब लॉग ले लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे कॉमन क्या है, वो यहाँ पे जो EG अपॉन 2 KB T है 2 KB वो कॉमन है, वो मेरे पास बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 और log 4 बचेगा, इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ EG एंड KB, जो हमने EG की वैल्यू दी है और KB की वैल्यू दी है एंड T1 जो दिया है किसमें इक्वेशन 3 में, ठीक है। अब EG कितना है मेरे पास 1.2 है, यहाँ पे देख सकते हो आप, और मेरे पास जो KB है 2, तो यहाँ पे KB कितना आया था हमारे पास, अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने कन्वर्ट किया है 8.625 इंटू 10 की पावर माइनस
5, ठीक है। और T1 कितना है 300 और T2 हमने निकालना है, पर वो कितना आ गया ln 4, और जो log 4 की वैल्यू होती है कितनी होती है 1.386, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, तो अगर आप इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ पे तो कितना आएगा 0.0695 इंटू 10 की पावर 5 1/300 माइनस 1/T2 कितना आ जाएगा 1.386 लॉग इसकी ln 4 की वैल्यू है मेरे पास, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे नीचे, इसको सॉल्व करने के बाद आपने T2 निकालना है, तो यहाँ पे आपके पास T2 कितना आएगा, इसको सॉल्व करना आपने 1/T2 कितना आएगा मेरे पास 1/300 माइनस 1.386/6950, ठीक है। अब जब इसको भी आप सॉल्व करोगे तो लास्ट में जो आपके पास वैल्यू आने वाली है T2 कितना आएगा आपका, T2 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा कितना 319 केल्विन। तो यही टेम्परेचर है मेरे पास। सो द रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज 319 केल्विन, ठीक है। वेयर द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, जहां पे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ सेमी कंडक्टर इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ रूम टेम्परेचर। तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का बी। इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द टोटल वोल्टेज डिफरेंस। इसी वोल्टेज डिफरेंस को क्या बोलते हैं, द बिल्ट इन पोटेंशियल भी बोलते हैं, बिटवीन द एन टाइप एंड पी टाइप पार्ट फॉर अ यूनिफॉर्मली डुप्ड सिलिकॉन पीएन जंक्शन विद ND इज इक्वल टू NA इज इक्वल टू 10 की पावर 23 मीटर पर मीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर। द इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी इज, जो इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी कितनी दी है 1.45 इंटू 10 की पावर 14 पर मीटर क्यूब। will the built in voltage increases or decreases with an increases in temperature। लास्ट में क्या पूछा है कि जो बिल्ट इन वोल्टेज है ना जो आप निकालोगे वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। तो अब यहां से आप देख सकते हो टू कैलकुलेट द टोटल वोल्टेज डिफरेंस, इसी को क्या बोलते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल बोलते हैं, बिटवीन किसके बीच में एन टाइप और पी टाइप पार्ट फॉर अ यूनिफॉर्मली डुप्ड सिलिकॉन पीएन जंक्शन, ठीक है। वी यूजिंग द फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। VBI क्या है यहाँ पे, ये है बिल्ट इन पोटेंशियल या टोटल वोल्टेज डिफरेंस भी बोल सकते हैं। KB कितना है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, E क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ND क्या है नंबर ऑफ डोनर एटम, और NA क्या है नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम। आपने एन टाइप पी टाइप पढ़े हैं, इसमें एक्सेप्टर भी होता है डोनर भी होता है, ठीक है। अब Ni क्या है द इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी, और टेम्परेचर कितना लेना है आपने 300 केल्विन। नाउ गिवन दैट ND बराबर है Na इज इक्वल टू, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ डोनर एटम है ना वो बराबर दी है नंबर ऑफ एक्सेप्टर कितने दिए है 10 की पावर 23 पर मीटर क्यूब, ठीक है। एंड द इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी भी इसने दे रखी है, कितनी दी है 1.45 इंटू 10 की पावर 14 पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमने VBI निकालना है, तो हम सारी वैल्यूज इसमें डालेंगे, इस VBI इसमें डालेंगे इस पहले फॉर्मूले में, ठीक है। तो जब आप ये वाली वैल्यूज पुट करोगे, सारी वैल्यूज पुट करोगे, ठीक है, उसके बाद आप जब इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो लास्ट में VBI आने वाला है कितना आएगा आपके पास 4.0339 इंटू 10 की पावर 15 वोल्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास पोटेंशियल है, ठीक है। नाउ व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, अब लास्ट वाला ये तो VBI आएगा, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे द बिल्ट इन वोल्टेज ऑफ अ सेमीकंडक्टर जंक्शन लाइक पीएन जंक्शन डायोड डिक्रीजेस, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना, जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें जो पोटेंशियल है, ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल जो पीएन जंक्शन डायोड में क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज बिकॉज क्यों होगा, एज टेम्परेचर राइजेस द बैंड गैप एनर्जी ऑफ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल डिक्रीज, क्योंकि इसके बीच में जो बैंड गैप है वो क्या हो जाएगा मेरे पास डिक्रीज हो जाएगा, लीडिंग टू अ स्मॉलर पोटेंशियल बैरियर एज द जंक्शन, ठीक है। तो आप इतना बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हो ये चीजें। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट ये क्या बोलता है, व्हाट इज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिस्क्राइब द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन बेरियम टाइटनेट, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसको इसके इफेक्ट को डिस्क्राइब करो किसमें बेरियम टाइटनेट में, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या होता है, द वर्ड पीजो इलेक्ट्रिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स पिजिन मीनिंग टू प्रेस और स्क्वीज एंड पीजियो मीनिंग पुश, ठीक है। द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एबिलिटी ऑफ सर्टेन मटेरियल टू जनरेट एन इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन मैकेनिकल स्ट्रेस ब्रैकेट में प्रेशर इज अप्लाइड टू देम, ठीक है। मतलब सिंपल आप समझ सकते हो, ये एक ऐसी एबिलिटी है किसी मटेरियल की जो इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरेट करता है, कब, जब वहां पे प्रेशर अप्लाइड किया जाए उस पे, या उस पे मैकेनिकल स्ट्रेस
अप्लाइड किया जाए उसी को क्या बोलते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं इसमें बेरियम टाइटेनेट में। ठीक है, अब बेरियम टाइटेनेट का फॉर्मूला होता है BaTiO3। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक प्रकार का पीजो इलेक्ट्रिक एंड पोजेसिस इलेक्ट्रिकल डाइपोल इवन अंडर नॉट स्ट्रेस कंडीशन। ये तब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को पोजेस करता है अगर ये स्ट्रेस कंडीशन में भी नहीं है। ठीक है, मतलब क्या मतलब हुआ, ये कि तब भी ये चार्ज जनरेट करेगा अगर इस ये स्ट्रेस कंडीशन में भी नहीं है। ठीक है, द यूनिट सेल ऑफ BaTiO3 हैज 1 Ba2 पॉजिटिव, 1 Ti4 पॉजिटिव एंड 3 O2 नेगेटिव। ठीक है, आप इसका ये स्ट्रक्चर देख सकते हो। यहाँ पे ये यहाँ पे जो ये Ba2 पॉजिटिव है ये हर एक कॉर्नर पे लगे हैं। ठीक है, और सेंटर पे आप देख सकते हो आप Ti4 पॉजिटिव, और इस सेंटर से सेंटर के जो आउटसाइड में है ये O2 नेगेटिव, ये O2 नेगेटिव लगे यहाँ पे O2 नेगेटिव है, ये Ba2 पॉजिटिव, और इसके सेंटर में देखो Ti4 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इसकी अरेंजमेंट होती है, ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाता है ये। ठीक है, तो आप इसका स्ट्रक्चर दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये BaTiO3 का मतलब बेरियम टाइटेनेट का क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो आप यहाँ समझ सकते हो। अब BaTiO3 इज अ फेरो इलेक्ट्रिक एंड पीजो इलेक्ट्रिक सेरेमिक विद परवोक्साइट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये एक प्रकार का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इट एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू इट स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन। इसका जो है स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन होता है जिसके कारण ये एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। मतलब क्या हुआ इसका, स्ट्रॉन्ग पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब हुआ कि ये जो चार्ज है स्ट्रॉन्ग चार्ज जनरेट करेगा, मतलब ज्यादा चार्ज जनरेट करेगा, या तो इवन इन अ प्रेस कंडीशन या फिर नॉट इन अ प्रेस कंडीशन। ठीक है, अब देखना जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, व्हेन TC क्या हो गया, क्यूरी टेम्परेचर है, तो BaTiO3 हैज अ क्यूबिक परवोक्साइट स्ट्रक्चर विद सेंट्रोसिमेट्री मीनिंग इट इज नॉट पीजो इलेक्ट्रिक। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तब वो पीजो इलेक्ट्रिक नहीं शो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर कम है, मतलब क्यूरी टेम्परेचर से कम, 120 डिग्री से टेम्परेचर कम है, तो द स्ट्रक्चर बिकम टेट्रागोनल लूजिंग सेंट्रोसिमेट्री। ठीक है, मतलब ये सेंट्रोसिमेट्री को छोड़ देगा और क्या बन जाएगा, ये टेट्रागोनल टाइप बन जाएगा। ठीक है, इन द टेट्रागोनल फेज द Ti4 पॉजिटिव आयन शिफ्ट फ्रॉम द सेंटर क्रिएटिंग स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन। क्या बनाएगा, ये एक प्रकार का स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन क्रिएट कर देगा। ठीक है, व्हेन मैकेनिकल स्ट्रेस इज अप्लाइड दिस डाइपोल अलाइनमेंट चेंजेस जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये देख लो, इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरेट करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, समझ आई आपको ये चीज, आप समझ सकते हो। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन है, किसकी, BaTiO4 इन पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। ठीक है, अब यहां से अगर देखें आप तो कैपेसिटर ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपेसिटर में भी यूज होता है ये, अल्ट्रासोनिक सेंसर में भी यूज होता है ये, कन्वर्ट कैसे यूज होता है, कन्वर्ट मैकेनिकल वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अल्ट्रासोनिक सेंसर में क्या करता है, ये मैकेनिकल वाइब्रेशन को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, और एक्चुएटर में भी यूज होता है ये, जनरेट प्रिसाइज मैकेनिकल मूवमेंट व्हेन वोल्टेज, ये मतलब एक प्रिसाइज मैकेनिकल मूवमेंट को क्या करता है, जनरेट करता है जब इसमें क्या है, वोल्टेज अप्लाई की जाती है। ठीक है, तो आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी, इसमें क्या बोला है, ड्राइव द मैग्नेटाइजेशन एंड ससेप्टिबिलिटी फॉर द फ्री स्पिन Z बराबर है S बराबर है हाफ, यू में यूज द रिलेशन cot 2x cot स्क्वायर x प्लस 1 2 cot x। ठीक है, आपने ये वाला रिलेशन यूज करना है और आपने क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है किसमें, मैग्नेटाइजेशन एंड ससेप्टिबिलिटी में। ठीक है, तो हमारे को गिवन क्या दिया है, फ्री स्पिन में J बराबर S बराबर है हाफ दिया है, मतलब ये क्या है, स्पिन मोमेंटम दिया है मेरे को। ठीक है, अब एंड cot 2x ये चीज हमारे को दे रखा है। ठीक है, अब क्या करोगे यहाँ पे सिंपल नाउ द ब्रिलियन फंक्शन, जो ब्रिलियन फंक्शन है मेरे पास फॉर दिस इस रिलेशन के लिए, वो क्या बन जाएगा मेरे पास, BJX बराबर है 2 cot 2x माइनस cot x। आपने ये वाला रिलेशन याद रखना है इसके लिए। ठीक है, अलग अलग रिलेशन है हर चीज के लिए, आपने ये याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, जहां पे BJX क्या है, ब्रिलियन फंक्शन है, और x क्या है, देखना आपने x क्या है, बीटा म्यू बी जी बी जे। ठीक है, जहां पे म्यू बी क्या है, बोर मैग्नेटोन है। ठीक है, और जी के ऊपर ये जो बार टाइप लगा है इसको क्या बोलते हैं, जी फैक्टर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के लिए जी फैक्टर बराबर होता है 2, ध्यान रखना आपने ये चीज, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है ये। और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और जे क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो यहां से
अगर हम कैलकुलेट करें, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है इस इक्वेशन 1 किस में डाल दो आप, 2 में डाल दो, मतलब cot 2x की वैल्यू आपने डालनी है। ठीक है, जब आप cot 2x पुट करोगे तो यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा मेरे पास यहाँ पे, ये चीज बचेगी मेरे पास यहाँ पे bjx cot स्क्वायर एक्स प्लस 1 cot x माइनस cot x। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी, और cot स्क्वायर एक्स से cot स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का है। ठीक है, अब 1/cot x किसके बराबर होता है, 10x के। 1/cot x किसके बराबर होता है, 10x के बराबर होता है, तो ये भी 10x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हो ये bjx किसके बराबर आ गया मेरे पास, 10x के बराबर आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन 4 आ गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, जो इक्वेशन 3 थी मेरे पास, आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वेशन 3 क्या थी मेरे पास, x बराबर है बीटा म्यू बी जी बीजे। ठीक है, अब इस x को पुट करो इस पे, किसमें, इक्वेशन 3 को किसमें डाल दो आप, 4 में डाल दो, मतलब जहां पे x है वहां पे क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी मेरे पास ये। ठीक है, ये है मेरे पास। अब j की वैल्यू 1/2 है, g फैक्टर मेरे पास 2 है, x बराबर क्या बन जाएगा, x मेरे पास ये चीज बच जाएगी जब आप ये j और g फैक्टर की वैल्यू आप पुट करोगे। ठीक है, अब इसको डालो इसमें, किसमें डालो, इक्वेशन 5 in 4 में डाल दो इसको। ठीक है, अब 4 में जब आप डालोगे यहाँ पे तो आपके पास ये चीज यहाँ पे 6 इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। नाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटाइजेशन, अब आपने मैग्नेटाइजेशन निकालना है, इसका मैग्नेटाइजेशन का आपने फॉर्मूला याद रखना है, मैग्नेटाइजेशन N/V म्यू बी बीजे एक्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 6 जो बीजे एक्स आपके पास आया ये पुट कर दो आप 7 में। ठीक है, तो जब आप इसको 7 में पुट करोगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे N/B म्यू बी 10H, यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यू बी, और इस जो बीटा की वैल्यू है, बीटा क्या होता है 1/kBt, और बीटा को क्या बोलते हैं, इनवर्स थर्मल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, नाउ फॉर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से क्या बन जाएगा मेरे पास, जो 10H है वो म्यू बी B/kBt बन जाएगा, म्यू बी B/kBt। ठीक है, यहाँ से अप्रोक्स में ये हो जाएगा, क्योंकि जो 10HX है वो बराबर अप्रोक्सीमेट इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्योंकि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या है, जब भी कोई भी, अगर मेरे पास मान लो 10 थीटा दिया है, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो जो 10 थीटा है वो अप्रोक्सीमेट बराबर किसको जाता है, थीटा के। वही चीज यहाँ पे भी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो जो मेरे पास एम बी ए क्या बन जाएगा, मतलब मैग्नेटाइजेशन मूवमेंट जो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, ये म्यू बी म्यू स्क्वायर भी बन जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटाइजेशन आ गया मेरे पास। ठीक है, अब निकालेंगे ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट डी एम अपॉन डी बी। अब आपने एम निकाल रखा है, अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करोगे जब आप किसको, इसको डी एम, एम को विद रिस्पेक्ट टू बी करोगे तो यहाँ से बी चला जाएगा। ठीक है, ये चीज बन जाएगी मेरे पास। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास ससेप्टिबिलिटी डी अपॉन डी बी, तो यहाँ से बी चला जाएगा, तो लास्ट में मेरे पास जो ससेप्टिबिलिटी है क्या आने वाला है, ये लास्ट में मेरे पास क्या आ गया, सॉल्व करके ये चीज आ गई मेरे पास। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया मेरे पास। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का सी। इसमें क्या बोला है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सचेंज इंटरेक्शन दैट कैन गिव राइज टू स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिक ऑर्डर। आपने डिफरेंट टाइप बताने हैं किसके, एक्सचेंज इंटरेक्शन के, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो इंटरेक्शन हो रहा है, स्पिन हो रहा है, उसके टाइप बताने हैं आपने। ठीक है, और कैन गिव राइज द टू स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिक ऑर्डर, और ये क्या, कौन सा स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिक ऑर्डर राइज करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक ऑर्डर इन मटेरियल अराइजेस ड्यू टू द, किसकी वजह से अराइज होता है मैग्नेटिक ऑर्डर इन मटेरियल में, एक्सचेंज इंटरेक्शन की वजह से यूज होता है। क्यों, विच आर क्वांटम मैकेनिकल इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन स्पिन, ये क्वांटम मैकेनिकल इंटरेक्शन है किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बीच में। तो जो मेन टाइप है इसके ऑफ एक्सचेंज इंटरेक्शन क्या है, कितने हैं मेरे पास, फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिक ऑर्डर के लिए कितने हैं, सबसे पहला है मेरे पास डायरेक्ट एक्सचेंज। अब आपने इसमें कुछ नहीं याद रखना है, डायरेक्ट एक्सचेंज है। डायरेक्ट एक्सचेंज में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन ओवरलैप हो जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और ये लीड करता है किसको, फेरोमैग्नेटिक एंटी फेरोमैग्नेटिक को। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या होता है, ओवरलैप डायरेक्टली हो जाती है। ठीक है, और स्पिन अलाइनमेंट है डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन ओवरलैप। इसकी जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की स्पिन अलाइनमेंट वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, वेव फंक्शन ओवरलैप के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से सुपर एक्सचेंज आप लोगों ने ये पढ़ लेना है खुद ना, आप ये समझ लोगे ये लाइन कि कितने इंटरेक्शन है इसके, तो 3-4 इंटरेक्शन इसके आपने पढ़ लेना है, ये चीजें कि क्या होते हैं इंटरेक्शन, इतना आप खुद कर लोगे ये चीजें। ठीक है, ये एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है इसमें, आपने देख लेना, आपको समझ आ जाएगी ये चीजें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए। ठीक है,
इसमें क्या बोला है, द क्रिटिकल फील्ड फॉर नियोबियम इज 10⁵ एम्पियर पर मीटर एट 8 केल्विन एंड 2 × 10⁵ एम्पियर पर मीटर एट 0 केल्विन। कैलकुलेट द ट्रांजिशन टेम्परेचर। आपने क्या निकालना है, ट्रांजिशन टेम्परेचर निकालना, जहां पे आपको क्रिटिकल फील्ड दी है किसकी, नियोबियम की, 10⁵ एम्पियर पर मीटर दी है 8 केल्विन पे, और 2 × 10⁵ एम्पियर पर मीटर दी है कहां पे, 0 केल्विन पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, क्रिटिकल फील्ड आपको दे रखी है। ठीक है, ये जो गिवन है यहाँ पे दिया हुआ। अब आपने याद रखना है किसका, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द क्रिटिकल फील्ड इन अ टाइप ऑन सेमीकंडक्टर फॉलोज द रिलेशन। आपका ये रिलेशन है, जब भी टेम्परेचर डिपेंडेंस होगी क्रिटिकल फील्ड में और टाइप ऑन का सुपर कंडक्टर होगा, तो मेरे पास ये HCT = HC0। HC का मतलब है क्या है, मेरे पास क्रिटिकल फील्ड कहां पे, टेम्परेचर T पे, और HC0 का मतलब है क्रिटिकल फील्ड एट टेम्परेचर 0 केल्विन, और 1 - T²/TC², जहां पे TC क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर है। ठीक है, क्रिटिकल भी, और HC0 क्या है, क्रिटिकल फील्ड एट एब्सोल्यूट 0 पे। तो आपने क्रिटिकल फील्ड इस T पे निकालनी है। ठीक है, अब टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 8 केल्विन है। ठीक है, तो 8 केल्विन पे आपको HCT कितना दिया है, 10⁵ दिया है आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई में आप इसमें जब पुट, HC0 केल्विन पे कितना दिया है, 2 × 10⁵। ठीक है, 2 × 10⁵ दिया, 1 - अब टेम्परेचर कितना है, 8 केल्विन है, और TC हमको निकालना है। यहाँ पे देख सकते हो आप, TC हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे ये वाली वैल्यू, तो आपके पास जो TC आ जाएगा, ये छोटी सी कैलकुलेशन है, आप कर लेना यहाँ पे। तो लास्ट में आपके पास जो TC आएगा, TC कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे, TC आ जाएगा 11.3 केल्विन। तो ये आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर आ गया नियोबियम के लिए, कहाँ पे, जहां पे कितना आया है, 11.3 केल्विन। ठीक है, तो आपने ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कंप्लीट कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। ठीक है, इसमें क्या है, कैलकुलेट द सुपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर टिन। SN क्या होता है, टिन होता है, विच हैज अ लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ ऑफ 34 नैनोमीटर। अब ये लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ दे रखी है, मतलब ये एक प्रकार की वेवलेंथ ही है। ठीक है, ये कितनी दी है, 34 नैनोमीटर दी है। ठीक है, अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 34 × 10⁻9 मीटर। ठीक है, अब नाउ द सुपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज रिलेटेड टू द लंडन पेनिट्रेशन। अब जो सुपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, वो रिलेट करती है लंडन पेनिट्रेशन डिफरेंशियल से। कैसे रिलेट करती है, दिस फॉर्मूले से, ये वाला जो फॉर्मूला दिया है, λL बराबर है √me/μ0 अब ये बताते हैं आपको ये चीज, Me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, μ0 क्या है, वैक्यूम परमिएबिलिटी है, जो किसके बराबर होती है, 4π × 10⁻⁷ मैग्नेटिक इंटेंसिटी पर यूनिट पर मीटर। ठीक है, अब यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, λ² बराबर है, अब ये रूट हटा दोगे तो me/μ0 NsE² आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से NS आपने यही निकालना है। निकालना क्या है, देखो पूछा क्या है इसने, कैलकुलेट द सुपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, सुपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालनी है आपके, जो NS है मेरे पास। ठीक है, तो NS यहाँ से me/μ0 E² λL² आ जाएगा। तो आप जब NS कैलकुलेट करोगे तो आपके पास लास्ट में जब वैल्यू पुट करोगे किसकी, μ0 की, E की, और λL की, और Me की वैल्यू पुट करोगे, तो आपका लास्ट में कितना आ जाएगा, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपने कैलकुलेट कर देना है। लास्ट में जो NS आएगा आपके पास कितना आएगा, 2.448 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो आप ये चीजें भी कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का C। ये क्या बोला है, द ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर एन आइसोटोप ऑफ मर्करी विद मास 199 AMU is 4.185 Kelvin. Calculate the transition temperature for an isotope of mercury with mass 202 AMU. Take the value of exponent alpha to be 0.5. मतलब आपको जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है किसी आइसोटोप का, मतलब मर्करी का है, जहां पे मास 199 न्यू है, उसका कितना दिया है ट्रांजिशन टेम्परेचर, 4.185 केल्विन। अब आपने ट्रांजिशन टेम्परेचर इसी मर्करी का कैलकुलेट करना है, कहां पे, जहां पे मास कितना दिया है, 202 AMU दिया है, और जहां पे आपने एक्सपोनेंट अल्फा की वैल्यू कितनी लेनी है, 0.5 लेनी है। ठीक है, तो यहां से अगर देखिए गिवन दैट, ये जो मेरे पास गिवन दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट आइसोटोप का मास दिया है, सेकंड आइसोटोप अल्फा एक्सपोनेंट दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आइसोटोप इफेक्ट में जो एक्सप्रेशन आता है वो होता है TC m⁴ बराबर है कांस्टेंट। ठीक है, m क्या है, मास है, TC क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर है। अब अगर यहाँ पे 2 में दिया है और आइसोटोप सेम है, तो TC1 m⁴ बराबर TC2 m⁴ ये हो जाएगा मेरे पास, आप समझ सकते हो ये चीज। ठीक है, जब कांस्टेंट दी होती है और दो चीजें दी है तो ये बराबरी में आ जाएंगे मेरे पास।
यहाँ से TC2 निकालना है आपने, तो TC2 यहाँ से TC1 M1/M2 की पावर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब आप अगर वैल्यू पुट करोगे ना, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे M1 और M2 की और TC1 की और एक्सपोनेंट की, ठीक है, तो आपके पास यहाँ से जब आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से यहाँ पे जो वैल्यू पुट कर दी आपने यहाँ पे इधर यहाँ पे, फिर इसको जब आप कैलकुलेट करोगे साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो आपके पास जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है मरकरी का कितना आने वाला है, सेकंड आइसोटोप का कितना आने वाला है मेरे पास, ये आएगा मेरे पास 4.152 केल्विन, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कॉपर पेयर इन अ सुपर कंडक्टर विद अ ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ 1.3 केल्विन। अब इसने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है फोटोन की जो ब्रेक करेगा कॉपर पेयर इन अ सेमीकंडक्टर विद, जितना उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना दिया है 1.3 केल्विन। तो आपने गिवन देखना है कितना दिया है, ट्रांजिशन टेम्परेचर दिया 1.3 केल्विन। अब एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कॉपर पेयर, एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू 2 की पावर डेल्टा, ठीक है, जहां पे डेल्टा क्या है, डेल्टा इज द सुपर कंडक्टिंग गैप, ये इसको क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिंग गैप बोलते हैं, या अप्रोक्सीमेटेड। जो डेल्टा बराबर किसके होता है, जो सुपर कंडक्टिंग गैप होता है सेमीकंडक्टर में कितना होता है 1.76 kb TC, जहां पे kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और TC क्या है ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये डेल्टा यहाँ से अगर आप kb की वैल्यू पुट करोगे और TC की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास जो कंप्लीट आ जाएगा मेरे पास कितना आएगा 1.3 ये मल्टीप्लाई में, और यहाँ से आपके पास जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वैल्यू होती है इसकी। तो जब आप पुट करोगे यहाँ पे तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, अप्रोक्सीमेट आएगी 1.97 इंटू 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस 2 को 1 में डालोगे तो एनर्जी कितनी आएगी 2 लैम्डा, तो 2 डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू निकाली मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एनर्जी ये आ जाएगी यहाँ पे 3.94 इंटू 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं वेवलेंथ ऑफ फोटोन। अब वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, आपने डी ब्रोगली का फॉर्मूला पढ़ा है, E बराबर है hc/λ। H क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, C क्या है स्पीड ऑफ लाइट है, और E क्या है एनर्जी। तो यहाँ से लैम्डा बराबर हो जाएगा hc/E यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे hc/E हो जाएगा। अब अगर आप इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हो यहाँ पे, तो आप वैल्यूज पुट करोगे, एनर्जी H की वैल्यू पुट करोगे, C की वैल्यू पुट करोगे, और एनर्जी हमने अभी निकाली थी ऊपर, ठीक है, वो वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो वेवलेंथ आने वाली है एंड में कितनी आएगी, आपका वेवलेंथ आएगी 3.15, कितनी आएगी माइक्रोमीटर, कितनी आएगी 3.15 माइक्रोमीटर। तो ये वाली वेवलेंथ है फोटोन की, जो रिक्वायर्ड, जो कितनी वेवलेंथ हमको चाहिए कॉपर पेयर को ब्रेक करने के लिए किसी सेमीकंडक्टर में जिसका ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना हो 1.3 केल्विन हो, कितनी आएगी मेरे पास 3.15 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो आपकी जो असाइनमेंट है, ये जो MPH कौन सी थी, 12 थी मेरे पास, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट हो गई है, कंडेंस मैटर फिजिक्स थी ये, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गई है आपकी, तो यहाँ पे बिल्कुल इजी तरीके से हमने ये कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट असाइनमेंट भी हम अपलोड करेंगे, उसके लिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ये जो असाइनमेंट सॉल्व की है मैंने, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, क्योंकि MSc फिजिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं सबको आप शेयर करें, क्योंकि कुछ एक असाइनमेंट है जो सॉल्व की हुई मिलती है आपको, उसमें बहुत सारी गलतियां होती है, उसमें डायरेक्ट सॉल्व की होती है चीजें, तो उसमें से आप सॉल्व ना करें, ठीक है। उसको पहले आप या तो खुद सॉल्व करें असाइनमेंट है, ठीक है, उसमें से देख के आपको थोड़ा आइडिया तो हो जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें गलत दी होती है, ठीक है। तो आपने सॉल्व करनी है। नेक्स्ट भी हम आपके लिए असाइनमेंट लेके आएंगे, हमने आपके लिए 2 असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है हमारी, अब नेक्स्ट ले आएंगे। अब इसका जो असाइनमेंट सबमिशन की डेट है वो आपकी 31 मार्च रहती है वैसे, लेकिन वो आगे हो जाती है, पोस्टपोन हो जाती है डेट, तो अप्रैल आपका लास्ट रहता है, मतलब एग्जाम से पहले आपको सबमिट करानी होती है, ठीक है। तो तब तक हमारी भी कंप्लीट हो जाएगी, आपको तब तक मैं मतलब मार्च के एंड तक आपको सारी असाइनमेंटें दे दूंगा मैं, ठीक है। तब तक आप कंप्लीट कर सकते हो चीजें, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।